वेलकम फ्रेंड्स। यह मेरे सिलेबस डिकोडेड का थर्ड पार्ट है जिसमें आज आपको बताने वाली हूँ तृतीय प्रश्न पत्र के बारे में, जो कि है विज्ञान एवं तकनीकी का प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी के सिलेबस को डिकोडेड कर दिया है। आज मैं आपको बताऊँगी विज्ञान एवं तकनीकी के फर्स्ट इकाई के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट इकाई। फर्स्ट इकाई में आपकी दी है पूरी फिजिक्स। ठीक है, इकाई पहले में आपको क्या दी गई है? पूरी फिजिक्स दी गई है। इन टॉपिक्स में आपको वो फिजिक्स को कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात आती है कार्य बल एवं ऊर्जा की। तो कार्य बल एवं ऊर्जा में आपको गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण, वायुमंडलीय दबाव एवं कार्य करने हैं इसके। ये आप कहाँ से कंप्लीट करेंगे? पहले हम ये बात कर लेते हैं। आपकी बुक होनी चाहिए एनसीईआरटी की क्लास 9th और 10th। ठीक है, आपको जो टॉपिक क्लास 9th में मिलते हैं आप 9th में कीजिएगा, और जो आपको टॉपिक क्लास 10th में मिलते हैं क्लास 10th से कर लीजिएगा। इसमें आपको करने हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, कार्य में क्या आ गया आपका? दबाव कार्य। ये सारी चीज़ें आपको पूरी डिटेल में करनी होगी। जो जो दिए है आपको 9th और 10th में वो सारी चीज़ें करनी होगी। साथ ही अगर आप प्रीलिम्स के लिए भी इसे पढ़ लेना चाहते हैं अभी, तो प्री के लिए आप कर लीजिए लूसेंट। लूसेंट बहुत ही अच्छी है, आपको मेंस में भी बहुत काम देगी। लूसेंट जो है आपको फैक्ट्स वगैरह क्लियर कर देती है, या फिर जो भी आपको सारी चीज़ें जो हैं एक ही जगह मिल जाती है लूसेंट में। और अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप इसे 9th 10th साइंस से बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक दिया गया है इसमें इकाइयाँ और माप, दैनिक जीवन के उदाहरण। आपको इसमें इकाइयाँ करनी है और उसकी माप करनी है। जैसे हो गई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो इसकी माप क्या होती है? मीटर में करते हैं, सेंटीमीटर्स में करते हैं, ठीक है, किलोमीटर्स में जैसे करते हैं। तो ये सारी माप हो गई। तो इकाइयाँ और उसके माप जैसे हो गए, मापदंड जो भी हम निर्धारित करते हैं तो वो आपको करने हैं। और इसमें जो दैनिक जीवन के उदाहरण, जो आपके आसपास जो उदाहरण मिलते हैं आपको वो करने हैं। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। इसके बाद बारी आती है गति, वेग, त्वरण। ठीक है, तो इसमें भी आपको परिभाषा इसकी करनी है, इसके सूत्र है इससे रिलेटेड, या फिर जो भी न्यूमेरिकल्स निकलते हैं तो वो गति, वेग और त्वरण में करने हैं। ध्वनि की बात करते हैं हम। ध्वनि में इसकी परिभाषा करनी है, प्रसार का माध्यम करना है, श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि करनी है। श्रव्य अर्थात जिस ध्वनि को सुन सकते हैं हम, और अश्रव्य ध्वनि जिसे हम सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, हमें सुनाई नहीं देती है जो अश्रव्य ध्वनि। तो कितने डेसिबल तक की श्रव्य ध्वनि होती है, कितने डेसिबल तक की अश्रव्य ध्वनि होती है। ठीक है, मानव कितने डेसिबल तक का श्रव्य ध्वनि, अर्थात श्रव्य ध्वनि का मतलब मानव जब कितने से कितना डेसिबल तक का किसी ध्वनि को सुन सकता है। ठीक है, शोर और संगीत के बारे में हो गया। शोर क्या होता है, संगीत क्या होता है, और ध्वनि संबंधित जो भी शब्दावली आपको मिलती है, आयाम, तरंग, लंबाई, कंपन की आवृत्ति, तो ये वाली चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। अब नेक्स्ट आता है आपका विद्युत। विद्युत में आपको क्या करना है? विभिन्न प्रकार के सेल करने हैं और उसके परिपथ करने हैं आपको। ठीक है, विभिन्न प्रकार के सेल आपको जो भी मिलते हैं 9th और 10th में, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करनी होगी। अब बात आती है चुंबक की। चुंबक में आपको क्या करना है? चुंबक के गुण, कृत्रिम चुंबक का निर्माण एवं उपयोग। ठीक है, तो चुंबक में आपको क्या क्या करना है? उसके गुण हो गए, कृत्रिम चुंबक का निर्माण कैसे होता है और उसके उपयोग क्या क्या है चुंबक के, तो वो बताने होगा। जैसे मशीन्स में चुंबक का यूज़ किया जाता है, या फिर रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है? चुंबक का यूज़ होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी यहाँ पे। प्रकाश की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो भी प्रकाश संबंधित परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, लेंस, प्रतिबिंब निर्माण, तो यहाँ पर बहुत ही डिफाइन करके बता दिया आपको कि क्या क्या पढ़ना है प्रकाश में। ऊष्मा में आपको क्या करना है? ताप मापन, थर्मामीटर, ऊष्मा का रूपांतरण। तो बहुत ही अच्छे से दे रखा है कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये इकाई 1 हमारी कंप्लीट होती है। अब इकाई 2 हमारा जो है वो सारा कुछ दिया है केमिस्ट्री के बारे में, रसायन शास्त्र के बारे में यहाँ पर सारा कुछ दिया है आपका। ये भी आपको 9th और 10th में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। जो आप फिज़िक्स जैसे पढ़ते जाते हैं उसी बुक में आपको केमिस्ट्री के बारे में पूरा मिल जाता है।
ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में इसमें जाना नहीं है आपको, सिर्फ क्या करना है, जो जो तत्व उस बुक में दिए गए हैं वो वाले तत्व कर देना है, और जो भी लूसेंट में जो भी आपको मिलता है वो सारी चीज़ें कर लेनी है आपको। तत्व यौगिक मिश्रण हो गए आपके, इसकी परिभाषा, रासायनिक प्रतीक हो गया, गुण, पृथ्वी पर उपलब्धता। तो परिभाषा आपको पहले इनकी देखनी होगी, एक एक की, तत्व की, यौगिक की, मिश्रण की। साथ ही अगर उससे रासायनिक प्रतीक है, जैसे हो गया हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हम रासायनिक प्रतीक किससे क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए एन यूज़ करते हैं, तो रासायनिक प्रतीक हो गया हमारा एन। तो ऐसे ही तत्व हो गए, यौगिक हो गए, मिश्रण हो गए, तो उनके सारे रासायनिक प्रतीक आपको याद रखने होंगे जो हमारे दैनिक जीवन में यूज़ आते हैं, खास तौर पर उससे ज़्यादा अच्छे से याद करें आप। अब गुण की बात आती है तो तत्व के गुण क्या क्या है, यौगिक के गुण क्या है, मिश्रण के गुण क्या है, तो ये आपको करने होंगे। पृथ्वी पर उपलब्धता की बात करें तो कौन सा तत्व कितनी मात्रा में पृथ्वी पर उपलब्ध है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। पदार्थ की बात आती है, पदार्थ में आपको आते हैं धातुएं, अधातुएं, आवर्त सारणी एवं आवर्तता। तो बहुत ही डिफाइन कर दिया है आपको कि पदार्थ करने आपको, ठीक है, पदार्थ क्या होता है, परिभाषा इसकी, ठीक है, जो भी यहाँ पे दिया है परिभाषा, रासायनिक प्रतीक, गुण, पृथ्वी पर उपलब्धता, तो ये सारी चीज़ें आपको पदार्थ में भी करना है, धातुएं अधातुएं में भी करना है। और यहाँ पे जो दिए है धातुएं अधातुएं, इसमें अंतर जैसे आप कर लो, धातु में क्या अंतर है, अधातु में क्या अंतर है, ठीक है। तो आवर्त सारणी हो गई, आवर्तता हो गई। तो जब आप तत्व वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसमें आप आवर्त सारणी भी कर लीजिएगा, ऐसा अलग अलग मत कीजिएगा। आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं तो आपके तत्व कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, या फिर आप तत्व कर रहे हैं तो उससे आवर्त सारणी भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आवर्तता क्या होती है, ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, नीचे से ऊपर, जो राइट टू लेफ्ट जाने पर क्या होता है, ठीक है, तो ये आपको बताना होगा आवर्तता में। नेक्स्ट है परमाणु, परमाणु संरचना, संयोजकता, बंध, परमाणु संलयन और विखंडन। तो बस आपको वही करना है, परिभाषा हो गई, उसकी संरचना हो गई परमाणु की, संयोजकता क्या होती है, बंध क्या होते हैं, परमाणु संलयन और विखंडन। तो इसमें भी आपको अंतर भी आप कीजिएगा कि इसकी परिभाषा क्या है, अंतर क्या है, उसके कुछ उदाहरण आपको इम्पोर्टेंटली क्या करने, कुछ एग्जाम्पल्स इनके तैयार रखने होंगे। जब आपको क्वेश्चन आता है तो आप लास्ट में इसके एग्जाम्पल्स भी दीजिएगा, ठीक है, जो भी दैनिक जीवन में यूज़ होते हैं एग्जाम्पल्स, वो भी आप यूज़ कीजिएगा। अम्ल, क्षार और लवण हो गया आपका, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या हो गए, वही परिभाषा वगैरह, पीएच मान सूचक, तो ये आपको बताना पीएच मान सूचक क्या होता है, इस तरह से पीएच जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं आपके वो दैनिक जीवन में रसायन, तो दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग कैसे क्या हो रहा है, ये सारा चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी दैनिक जीवन में रसायन में, ठीक है। तो आपके दैनिक जीवन में जो भी आपके रसायन का यूज़ हो रहा है, लगभग सभी चीज़ों में होता है हमारा रसायन यूज़, तो वो आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, आप इसे अपने तरीके से भी कर सकते हैं। जब आप केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं इतना, तो आपको तो समझ में आ जाता है कि दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ रसायन यूज़ हो रही है। इकाई 3 की बात करते हैं अब हम। इकाई 3 में क्या दिया गया है, सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि, ठीक है। अब ये पूरा बायोलॉजी का है, इकाई 3 जो है वो बायोलॉजी की है पूरी। तो कुछ चीज़ें आपको नेट से भी सर्च कर करके रखनी पड़ेगी, जैसे सूक्ष्म जीव हो गए, जैविक कृषि होगी, जैविक कृषि क्या होती है, तो जैविक कृषि के से रिलेटेड अगर कोई योजना चल रही है भारत सरकार द्वारा या फिर हमारी जो राज्य सरकार है उसके द्वारा, तो जैविक कृषि के बारे में आपको बताना पड़ेगा, खाद बीज वगैरह, तो आप इसे नेट से भी कवर कर सकते हैं। साथ ही वही यहाँ पर क्लास 10th साइंस के NCERT से कवर कर सकते हैं, या फिर लूसेंट से कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका संरचना, कार्य, जंतु एवं पौधों का वर्गीकरण। यहाँ पे आपको कोशिका की संरचना करना है, साथ ही कोशिका के कार्य क्या क्या होते हैं वो करना पड़ेगा। तो इसमें कार्य में आप सिर्फ कोशिका के कार्य नहीं करेंगे, कोशिका संरचना अर्थात कोशिका जिन जिन से मिलकर बनी होती है, जैसे गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारी चीज़ों जो भी कोशिका की संरचना में आपको पाया जा रहा है, जैसे केंद्रक हो गया, कोशिका झिल्ली हो गई, कोशिका भित्ति हो गई, तो ये सब कोशिका जिससे बनी होती है उसकी संरचना जो भी है उसके कार्य भी आपको करने होंगे। अब बात आती है जंतु और पौधों का वर्गीकरण की। तो आपको जंतु का वर्गीकरण करना है, पौधों का वर्गीकरण है, तो उनकी जो फाइलम है, क्लास, ऑर्डर्स हैं, तो ये थोड़ा बहुत आपको जो है ऊपर से देखना पड़ेगा। जो भी लूसेंट पे आपको दिया है आप वो वर्गीकरण कर लीजिएगा। ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, जो 9th 10th में दिया गया है वो थोड़ा थोड़ा सा आप कर लीजिएगा।
थर्ड है हमारा पौधों, पशुओं और मनुष्यों में पोषण। तो ये पोषण वाला चैप्टर है आपका, पोषण, जिसमें आपको करने हैं संतुलित आहार, विटामिन, हिंताजन्य रोग, हार्मोन्स, मानव शरीर के अंग संरचना और कार्यप्रणाली। तो आप इससे यूट्यूब लेक्चर्स से भी कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आती है ज़्यादा साइंस तो, ठीक है, इसे यूट्यूब लेक्चर से देख लीजिए। या फिर आप क्लास 9th और 10th साइंस में भी आपको मिल जाती है। तो आपको क्या क्या करना है इसमें, पोषण कर लीजिएगा, मनुष्यों में पोषण कैसा होता है, ठीक है, पौधे पोषण कैसे करते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे पोषण करते हैं, रस्वपोषी हो गए हैं, तो ऐसा आपको पोषण बताना होगा। तो पशु पोषण किस प्रकार कर रहे हैं, मनुष्यों में पोषण कैसे होता है, ठीक है। संतुलित आहार की जैसे बात हो गई यहाँ पे, तो संतुलित आहार का मतलब होता है जो डाइट हम जिसे बोलते हैं, ठीक है, जिससे क्या है हमारा शरीर को पूरा पूरा पोषण मिल सके, तो उसे बोलते हैं संतुलित आहार। जैसे हमारी थाली में विटामिन होने चाहिए, प्रोटीन होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, तो ये होगा एक संतुलित आहार। विटामिन की बात की जाए तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, उनके काम क्या क्या होते हैं, विटामिन की कमी से कौन से रोग हो रहे हैं, अधिकता से कौन से रोग होते हैं, तो विटामिन में ये सभी चीज़ें करनी है आपको। हिंताजन्य रोग अर्थात किसी की कमी, जैसे कुछ कमी हो जाती है हमारे शरीर में किसी भी तत्व की या फिर विटामिन के, हार्मोन्स की, तो उनसे क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है, तो वो करना होगा आपको। हार्मोन्स की बात की जाए तो हार्मोन्स कितने प्रकार के हमारे शरीर में, उनके कार्य क्या है, तो विटामिन जैसे आप करते हैं वैसे आप हार्मोन्स कर लीजिएगा। हम मानव शरीर के अंग के बारे में बात करते हैं तो आँख, कान, नाक, मुंह, आपको सबको पता है मानव शरीर के अंग कौन कौन से हैं, तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, मानव शरीर के आंतरिक अंग करने हैं, लीवर हो गया, आपकी आहार नाल हो गई, आमाशय हो गया, तो ये करने हैं आपको। संरचना एवं कार्यप्रणाली, तो जो भी शरीर के अंग है, ठीक है, अंग हो गए, उसकी संरचना आपको करनी है, साथ ही उसके क्या क्या कार्य हैं आपको ये भी बताना पड़ेगा। जैसे लीवर है, लीवर के क्या काम होता है वो बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीवों में श्वसन। जीवों में श्वसन कैसे होता है, जैसे हो गया हमारी बात कर ले, अगर मनुष्य की बात करें तो फेफड़ों के द्वारा होते हैं हमारा जो श्वसन वगैरह जो चीज़ें होती हैं, वो श्वसन होता है हमारा फेफड़ों के द्वारा, ठीक है। तो जीवों में कैसे कैसे अलग अलग तरह से श्वसन होता है वो बताना पड़ेगा। जैसे पौधे हो गए तो पौधों में कैसे होगा, पौधों में होता है पत्तियों के थ्रू, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाती हैं। पशुओं और पौधों में परिसंचरण, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो पशुओं और पौधों में परिसंचरण और परिवहन, जैसे पशु हो गए, पौधे हो गए, ठीक है। पशुओं में परिसंचरण किसके थ्रू होगा, आपका होगा ब्लड के थ्रू, ठीक है, और पौधों में जाइलम फ्लोएम जो हो गए हैं उसके थ्रू होगा परिसंचरण। तो ट्रांसपोर्टेशन को भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल टॉपिक है कि कैसे कैसे क्या परिवहन होता है ब्लड के थ्रू, ठीक है, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे फेफड़ों से अन्य अंगों तक ले जाते हैं। साथ ही पौधों में भी हम जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो भोजन और खाद्य पदार्थों का संचरण करते हैं लोग। तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही शॉर्ट है पर थोड़ा सा डिटेल में आपको देखना होगा, एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत ही सिंपल लगेंगी आपको चीज़ें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पशुओं और पौधों में प्रजनन। तो इसमें पशुओं में प्रजनन कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, साथ ही पौधों में उसके प्रकार, परिभाषा, किसमें कैसे कैसे प्रकार के प्रजनन होते हैं, ठीक है, तो ये करना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल्स भी आप तैयार रखिएगा, ठीक है, इसमें भी आप एग्जाम्पल्स तैयार रखिएगा। स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं बीमारियां, स्वास्थ्य हो गई, स्वच्छता हो गई, बीमारियां हो गई। स्वास्थ्य, स्वच्छता, बीमारियां ये भी आपको मिल जाती हैं लूसेंट वगैरह में या फिर कहीं पर भी आपको जो NCERT से उसमें मिल जाती हैं। आप इसमें क्या कीजिएगा, जैसे डेफिनेशन होगी जो बहुत ही अच्छे से आपको करना है वो है डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन हो गए। कुछ एग्जाम्पल्स आपको तैयार रखने होंगे इनके लिए। आप इनके कार्य जैसे हो गए, तो बहुत सी जगह पे यहाँ पे कार्य पूछे जाते हैं कि इनके कार्य क्या क्या हैं, ठीक है, और इसके साथ ही आपको अंतर भी करने होंगे। अगर कहीं पर भी आपको अंतर पूछते हैं तो आपको अंतर भी करने होंगे। नेक्स्ट हम फोर्थ आपके इकाई पर आते हैं। फोर्थ इकाई में क्या बताया गया है, फोर्थ इकाई है आपका पूरा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। टेक्नोलॉजी में भी किसमें, कंप्यूटर से रिलेटेड है पूरा आपका टॉपिक ये वाला इकाई चाहे जो है। इसमें सबसे पहले दिया है कंप्यूटर के प्रकार, विशेषताएं, पीढ़ी, जनरेशन जिसे बोलते हैं, ठीक है।
तो जो भी आपको इसमें भी आप लूसेंट ले लीजिएगा। लूसेंट की जो आपकी आती है बुक, लूसेंट में कौन सी बुक आएगी आपकी, ब्लू कलर की आती है कंप्यूटर की, वो आपको करना है लूसेंट में। बहुत ही छोटी सी बुक है और उसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म्स दिए गए हैं। ये सारे टर्म्स आपको उसमें मिल जाते हैं पूरे डिटेल में। जो भी लूसेंट में दिया गया है आप वो कर लीजिए। और जो आप प्रीवियस पेपर्स उठाते हैं, अगर कुछ बाहर का दिखता है तो ही आप नेट से उसे करिएगा, वरना लूसेंट से आपका पूरा कवर हो जाता है ये। तो ऐसे मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरे डिफाइन सिलेबस है वो उसमें लूसेंट में आपको मिल जाता है। इससे तो अच्छा हम यूनिट 5 कर लेते हैं। यूनिट 5 में क्या दिया गया है, संख्या एवं प्रकार, इकाई मापन की विधियाँ, समीकरण, गुणनखंड, लाभ हानि प्रतिशत, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात। तो ये वाला आपका जो टॉपिक है पूरा मैथ्स से रिलेटेड है, ठीक है, मैथ्स एप्टीट्यूड उससे रिलेटेड है ये वाला इकाई 5। ये भी आप लूसेंट से कर लीजिएगा। मैथ्स की जो बुक आती है लूसेंट की 9th 10th में आपको आसानी से मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। तो जो भी दिए हैं आपको वो कर लीजिएगा आप। इकाई 6 पर आते हैं। इकाई 6 में बताया गया है संक्रामक रोग एवं उनकी रोकथाम। अब ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है कि ये इससे कहाँ से कंप्लीट करना है आपको। ये सारी चीज़ें जो भी आपको मिल रही है ना, ये वाली चीज़ आपको मिलती है विकासपीडिया पे। विकासपीडिया जो आपकी वेबसाइट है उस पर पूरा डिटेल में आपको बताया गया विकासपीडिया में, ये वाली जो है वेबसाइट आपकी, ठीक है, विकासपीडिया। इसमें जो है आपको पूरा डिटेल में बताया गया है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम कौन कौन से चलाए जा रहे हैं, आयुष चिकित्सा पद्धतियाँ पूरा डिटेल में बताया गया है इसके बारे में भी। केंद्र राज्य शासन की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाएं, केंद्र एवं राज्य शासन के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संगठन जैसे ठीक है, तो ये वाले आपको करने हैं। तो ये विकासपीडिया पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएंगे कि कौन कौन से कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इकाई 7 पर आते हैं। इकाई 7 में दिया गया है मानव जीवन पर विकास के प्रभाव, स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं, और इसमें रिमोट सेंसिंग इतिहास, भारत में रिमोट सेंसिंग दिया है एक, साथ ही 3rd दिया है आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ठीक है। और ये बहुत सी संस्थाएं दी हैं जो है रिलेटेड आपकी साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, फिजिक्स से रिलेटेड, आपके अंतरिक्ष से रिलेटेड जितनी भी है, ये सारा आपका जो है एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपको करना है, आपको मिल जाता है। या तो ये नेट से कर लीजिए आप, नेट में जो चीज़ें मिलती है नेट से कर लीजिए, वरना आपको TMH की बुक में भी मिल जाता है बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें। तो TMH में नहीं मिलती हैं, आप नेट से कर लीजिए बेझिझक, ठीक है, मिल जाएगा उसमें आपको पूरा। तो ये सारे आपको करने हैं, जो आप TMH में जो चीज़ें आप पॉइंट्स देखते हैं, सब टॉपिक्स देखते हैं कि इसमें इसरो के बारे में जो डिटेल्स दी गई हैं, वैसे आप RRCAT जो है उसके बारे में नेट पर सर्च करके आप देख सकते हैं इन सब टॉपिक्स को। चलिए अब नेक्स्ट इकाई पर आते हैं। चलो ये भी दिया भू स्तर उपग्रह, हाँ ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम भू स्तर उपग्रह और प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियाँ, जैव प्रौद्योगिकी, क्लोन्स, ये भी आपको TMH में मिलते हैं, ठीक है। TMH में पूरा आपको मिल जाता है। इस बार साइंस का बहुत बड़ा पोर्शन दे रखा है आपका, तो आप बहुत ही डिटेल से TMH में बुक में आपको बहुत अच्छे से दिया गया है, उससे आप कर सकते हैं। और जो नहीं मिलती हैं चीज़ें आप नेट से कर लीजिएगा कवर। पर आपको अच्छे से करना है साइंस के पेपर को, इस बार आपको हल्के में नहीं लेना है साइंस के पेपर को, क्योंकि बहुत बड़ा है और बहुत स्कोरिंग है इस बार का पेपर, क्योंकि साइंस में जो है बहुत ही कम नंबर कटते हैं। तो आप इसे बहुत ही डिटेल से करिएगा, अच्छे से करिएगा, पूरा टाइम देकर करिएगा, ठीक है। ये ऊर्जा के बारे में पूरा दिया गया है, एनर्जी से रिलेटेड है पूरा इकाई 8। तो ये एनर्जी भी आपको मिलती है, आपको मिल जाती है। ज्योग्राफी में भी एनर्जी मिलती है, साइंस में भी आपको एनर्जी मिल जाती है। साथ ही अगर आप TMH में देखें तो उसमें भी थोड़ी बहुत एनर्जी से रिलेटेड जो भी टर्म्स वगैरह है वो थोड़ी बहुत दी रखी है। तो आप जियोग्राफी से कर लीजिए, इससे जियोग्राफी में बहुत अच्छे से दिया है ऊर्जा के पारंपरिक, गैर पारंपरिक स्रोत वगैरह, ठीक है। ऊर्जा दक्षता हो गई, ऊर्जा रणनीतियों से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ, ये आपको TMH में मिलता है, ठीक है। फिर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हो गए, तो ये आपको जियोग्राफी से पूरा मिल जाता है। अब नेक्स्ट हमारी इकाई पर आते हैं, इकाई 9। इकाई 9 जो है आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें क्या है, पर्यावरण से रिलेटेड है। तो पर्यावरण बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, तो ये आपको मिलते हैं बायोलॉजी में भी मिलता है, ठीक है। आपको आप बायो पढ़ते हैं तब भी आपको इन्वायरमेंट मिल जाता है,
जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब भी आपको इन्वायरमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें जो है आप ये 2 चीज़ों से कर सकते हैं, या फिर इन्वायरमेंट की कोई बुक हो, ठीक है, इन्वायरमेंट की बुक हो तो उसमें भी आप कर सकते हैं। पर ये बहुत ही सिंपल से टॉपिक्स हैं, जैसे पर्यावरण की परिभाषा हो गई, इसके क्षेत्र हो गए, आयाम हो गए, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक आदि भारतीय संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा, आधुनिक विश्व में पर्यावरण की अवधारणा। तो आपको ये अवधारणाएँ करनी होगी कि भौतिक अवधारणा क्या है, आर्थिक क्या है, सांस्कृतिक क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं इन सभी बुक्स में। TMH की हो गई, बायो की हो गई, जियोग्राफी की हो गई, NCERTs में आपको मिल जाते हैं पूरी एनवायरनमेंट आपको, ठीक है। या फिर एनवायरनमेंट की अलग से बुक आती है, उसमें भी आपको ये वाली चीज़ें मिल जाती है जो आपको कवर नहीं हो रही है यहाँ पे। अब बात आती है इकाई 10 की। इकाई 10 में आपको क्या करना है, इकाई 10 में आपको करना है भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा, महत्व, पृथ्वी, भूप्रपट्टी, मेंटल। ये वाली चीज़ें आपकी रिलेटेड है पृथ्वी से, ठीक है, पृथ्वी से रिलेटेड है, पूरा अर्थ से रिलेटेड है। अर्थ में भी आपकी क्या भूगर्भ शास्त्र पूरा दिया गया है, ठीक है। स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, पृथ्वी की उत्पत्ति हो गए, आयु हो गए, ये आपकी हो गई। तो ये वाली चीज़ें आपको मिलती हैं ज्योग्राफी से, ठीक है। ज्योग्राफी में आपको पूरा मिल जाता है इसके बारे में। अब एक ये है भूवैज्ञानिक समय सारणी, ये भी आपको मिलती है ज्योग्राफी में। जब आप महेश बर्नवाल की बुक देखते हैं तो उसमें आपको भूवैज्ञानिक समय सारणी मिलती है, और ये वाली सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जितनी भी चीज़ें इसमें दी गई है वो आपको ज्योग्राफी में पूरी मिल जाती है। तो ज्योग्राफी का बहुत बड़ा सिलेबस यहाँ पर आ चुका है इकाई 10 में, ठीक है। और साथ ही इसमें भी दिया गया पूरा ज्योग्राफी से रिलेटेड जो ऊर्जा का है, ये वाला इकाई 8 आपका, ये भी आपको ज्योग्राफी में मिल जाता है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।